This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः श्रावण शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 चरक निदान अध्याय 7 उन्माद निदान शंखं चक्रं यदौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः सुमुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ॐ शांति शांति शांति। प्रज्ञापराधात् सम्भूते व्याधौ कर्मज आत्मनः नाभिशंसे दुधो दैवान्न पितृन्नापि राक्षस। तो प्रज्ञापराध से उत्पन्न होने वाला जो कर्मज व्याधि है आत्मा, इसमें जो बुद्धजन है, जो समझदार व्यक्ति है, उसको देव पितृ या राक्षस इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखे सगळ्यांच्याच बाबतीत कोणाच्याही बाबतीत नाही। आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नोपस्य। एक अहम श्लोक है, इसलिए मैंने कहा था कि इसके बारे में मैं बहस करूंगा ज्यादा इस प्रकार से। अपने सुख और दुख के कर्ता हम ही है, ये मान लेना चाहिए। मन्येत इस प्रकार का क्रियापद प्रयोग में लाया गया है। तो मन्येत का मतलब ये रहेगा कि अगर आप खुद भी जिम्मेदार नहीं है तो भी आपको मान लेना चाहिए कि मैं ही जिम्मेदार। तो अगर जिम्मेदार है तो मान लेना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है या वास्तव में ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो इसके लिए एक निमित्त मिल जाता है इन योनि के राक्षस वगैरह लोगों को, कि जो आक्रमण कर लेते हैं, ग्रहावेश कर लेते हैं और फिर हमें पीड़ा इस प्रकार की होती है। तो हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि जो सुख है उसका कारण मैं हूँ। मैंने इतनी बड़ी विद्या ग्रहण की है,
मैं इतने अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ और अच्छा धन कमा रहा हूँ, इसलिए मेरा जो सुख है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, उसका कारण मैं ही हूँ। लेकिन जो दुख मुझे भुगतने पड़ रहे हैं उसके कारण कोई दूसरे व्यक्ति है, कोई दूसरी व्यक्ति है। इधर मानुष व्यक्ति हो सकती है, ये पितर वगैरह ये जो है, ये व्यक्ति इस प्रकार के हो सकते हैं, पितृ ग्रह राक्षस वगैरह इस प्रकार से। और हमारा ये पक्का निर्धार होता है कि मेरा दोष नहीं है। अगर इसी बात को लेकर हम चलते रहेंगे तो हम कभी अपने को सुधरने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और ये बहुत जरूरी इस प्रकार की है। शायद ये बात हो सकती है कि हम इस जन्म में अपने को सुधरेंगे तो अगला जन्म कम से कम दुख वाला होगा या सुख वाला होगा या नहीं होगा। अगर कर्म का क्षय हो जाता है तो अगला जन्म ही प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कम से कम दुख वाला तो न हो, सुख वाला हो तो ठीक है, लेकिन दुख वाला तो न हो। तो अभी के मेरे सुख दुख के लिए मैं ही करता हूँ, ये बात एक बार स्वीकार की जाती है, स्वीकार की जाती है, तो शायद अगले जन्मों में मुझे दुखदायक जन्म न हो, इसके लिए मैं कोशिश करता रहूंगा। और अभी जो दुख हो रहा है उसके बारे में, हाँ, ये मेरे ही कर्मों का फल है और मुझे भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, फिर अगला जन्म अच्छा रहेगा, इस प्रकार से मैं तसल्ली मुझे इस प्रकार की हो। तो ये सामान्यतः दिखाई देता है कि दुख का कारण दूसरा कोई है, मैं नहीं। या परिस्थिति दुख का कारण है और मैं कारण नहीं हूँ, इस प्रकार से हम सोचते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे ही भाग में ये क्यों लिखा, मेरे ही भाग में इस प्रकार का दौर्भाग्य क्यों आ गया, इस प्रकार से। और खास करके चाहे सांसारिक प्रापंचिक के दुख हो या रोग रूपी दुख हो, तो परिस्थिति ऐसी होती है कि कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है और दुर्धर अवस्था में पहुंच जाती है। तो पहला सवाल यही आता है कि क्यों हुआ ये इस प्रकार से, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था कि मुझे ये भुगतना पड़ रहा। फिर अगर मान लेते हैं कि सभी लोगों का यह अपराध है कि जो खाना हम खा रहे हैं वही जहरीला है और इसके जरिए किसी को भी कैंसर हो सकता है, तो फिर मुझे क्यों हुआ, ये दूसरा सवाल है। या मेरे बहुत नजदीकी व्यक्ति को ही क्यों हो गया। इतने सारे लोग इतना सारा अपथ्य सेवन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, और सिर्फ मेरे बारे में, मेरे नजदीकी रिश्तेदार के बारे में ये हो रहा है, इस प्रकार से। तो अगर हम मानकर चलते हैं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो विज्ञान का कहना है कि जो इस प्रकार से हरित क्रांति हुई, धवल क्रांति हुई वगैरह वगैरह, और फिर इन सभी का प्रचलन आ गया। जर्सी गाय आ गई, होल्स्टीन वगैरह इस प्रकार की गाय आ गई, और खेती में आमूलाग्र परिवर्तन इस प्रकार का हो गया। और ये संकरित बीज, संकरित धान, और उसके लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, उसके लिए ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग वगैरह वगैरह, प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स, ये सब आ गए। अब मान लेते हैं कि ये सभी रोगों के कारण है, तो ये पूरा समाज ही ये खा रहा है इस प्रकार से। फिर मुझे छोटे बच्चों के बारे में होता है, सब तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि उनको भुगतना पड़ता है।
हम देख भी नहीं पाते और सहन भी सहन नहीं कर पाते कि इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी क्यों हो गई, और ऐसा उसने क्या अपराध किया था, क्या खाना पीना उसने खाया था वगैरह वगैरह। अभी ये हम समझ सकते हैं कि ये कभी जीन्स में चला गया है कैंसर, और किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है, ये स्थिति है इसको। लेकिन सिर्फ ये जेनेटिक चेंज हो गए या एनवायरमेंटल चेंज हो गए इसलिए सिर्फ सभी में होने वाला है, ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ लोग बच जाएंगे। हाँ, अभी इनका तो कहना है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम कैंसर, और फिर इतना होने के बाद ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। और ये जो म्यूटेशनल चेंज है ये पक्के हो जाएंगे, और आगे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये भी नॉर्मल नहीं है, अगर एडाप्टेशन आ भी जाता है तो भी ये नॉर्मल का एडाप्टेशन नहीं है, ये तो फोकस अपने जैसा हो गया इस प्रकार से। तो ये सही रास्ता है ही नहीं इस प्रकार से। तो सतत हमें जागरूक रहना है कि हित क्या है, अहित क्या है, हित का ही सेवन करना है, अहित का त्याग ही करना है इस प्रकार से। अगर ये बातें होती रहेगी हाँ, तो शायद हम इनसे बच पाएंगे। तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैव, फिर भी दैव अगर प्रतिकूल है तो हमें बीमारी आने ही वाली है इस प्रकार से। तो इस बीमारी का मैं ही जिम्मेदार हूँ, बीमारी को मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक अपने में सुधार लाना ये हम नहीं सोचेंगे। और सभी लोग करते हैं, सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। जब सभी लोग सुधरेंगे तो ये सुधर जाएगा, लेकिन सुधार हमसे आरंभ होना है इस प्रकार से। Latest update is that there is microplastic particles found in salt we eat. Study was done by 3 universities in Goa, Gujarat, Tamil Nadu. Placenta has been found to have microplastic components in it. तो पर्यावरण के बारे में हाँ, सजग होना और प्लास्टिक का इस्तेमाल रोजाना तो नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दो और प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं करो, लेकिन जहां जहां नैसर्गिक पर्याय उपलब्ध है या वही मेन थे, प्लास्टिक पर्याय के रूप में आ गया, तो इससे हम कैसे बचेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं भी पर्यावरणवादी बन गया हूँ इतने सारे वर्षों के बाद। मैं भी सोचता रहता हूँ कि इसके पर्यावरण की हानि होगी या नहीं होगी, और अगर हानि होने वाली है, ज्यादा हानि हो रही है, तो भले दूसरा ऑप्शन जो है वो महंगा हो, फिर भी हम उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। जहां तक पॉसिबल है वहां तक इन सभी प्लास्टिक, नायलॉन वगैरह जो है इनका प्रयोग नहीं करना है, खास करके डे टू डे में प्रयोग नहीं करना है। इसमें 4 बातें बताई गई है। रिफ्यूज, दूसरी चीज है कि रिड्यूस, तीसरी चीज है कि रीयूज, और तो चौथी चीज है कि रिसाइकल। ये पर्यावरण लोग बताते हैं कि पहले रिफ्यूज करो, लेना ही नहीं है हमें प्लास्टिक वगैरह इस प्रकार से। फिर भी अगर जरूरत ही है, बहुत जरूरत है इस प्रकार से, तो रिड्यूस, हमें कितना लेना चाहिए थे उससे कम से अगर काम चलाते हैं और दूसरा कुछ ले लेते हैं ये विकल्प में, तो ठीक। तीसरा जो है रियूज करो। हाँ, एक ही थैली बार बार इस्तेमाल करते रहो तो पुनः नवीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा है रिसाइकल करो, उसी से फिर 2 ग्रेड का प्लास्टिक बनेगा, उसका प्रयोग करो, रिसाइकल करो। मेरी एक छात्र है अमेरिका में, उसका पति इसका ट्रेडिंग करता है, और इतना कारोबार कितना बड़ा होगा हम इमेजिन नहीं कर सकते। हर रोज
एक प्लास्टिक से भरा शिप वो चाइना को भेजता था, जो काफी बरसों पुरानी बात है, और हर रोज रिसाइकल्ड प्लास्टिक वापस लाता। यही बिजनेस था उसका, पूरे अमेरिका से इस प्रकार से प्लास्टिक इकट्ठा करना और वो एक शिप के जरिए चाइना को भेजना, और फिर वहां से वो ही शिप भर के रिसाइकल प्लास्टिक भर के अमेरिका में लेके आना इस प्रकार। तो हर रोज एक शिप, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार इस प्रकार का हो। तो हमें इसके बारे में सजग होना बहुत जरूरी है, और ये सभी कारण हमारे ध्यान में नहीं आ रहे। ये एक आम चीज। देसी गायों के बारे में भी ये कहा जाता है, या जो रास्ते पर घूमने वाले इस प्रकार के जानवर हैं, उनके पेट में 40-40 किलो तक प्लास्टिक निकला है, गाय के पेट से। तो ये क्या स्थिति है? और उसकी भूख कम हो गई, फिर पता चला कि प्लास्टिक है, और फिर पेट फाड़ कर प्लास्टिक निकालना। तो ये बड़ा अजीब चक्कर है कि हम इस प्रकार मछलियों में भी ये बात आ रही है, उनमें भी प्लास्टिक पाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुपरफिशियल कारण है प्लास्टिक इस प्रकार का। उसके पीछे जो कारण है वो अर्थ लालसा इस प्रकार की है। कि मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, कम कष्ट में कमाने हैं, और इसके लिए पर्यावरण की हानि हो रही हो नहीं हो रही हो इसके बारे में मुझे कुछ सावधानी नहीं बरतनी है। मैंने ये स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धन ये ऑडियो सीरीज चलाई थी, और काफी मेरे ख्याल में 40-50 उसमें एपिसोड्स किए गए थे। और उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि जो नैसर्गिक है उसका दाम कम से कम कैसे रहे, इसके लिए उसके ऊपर छूट देनी चाहिए। जो टैक्सेशन है उसमें छूट मिलनी चाहिए। और हर वस्तु के लिए उसका वाजबी मूल्य क्या है ये छपवाना जरूरी हो। शक्कर हमें मिलती है 30-32 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए किलो इस प्रकार से, और ऑर्गेनिक लेते हैं तो 80-90 रुपए किलो इस प्रकार से मिलती है। तो ये क्या ये उसका सही दाम है? नहीं है, क्योंकि 1 किलो शक्कर बनाने के लिए 4000 लीटर पानी की जरूरत है। ये लोगों ने वाटर फुटप्रिंट इस प्रकार से ढूंढ के निकाले हैं। तो अगर हम 4000 लीटर पानी की कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे, तो 1 किलो शक्कर इतने 35-40 रुपए में मिल नहीं सकती, उसका दाम बढ़ जाएगा। हम पर्यावरण की हानि कर रहे हैं गन्ने की खेती के वजह से, और ये जो हानि हो रही है ये उसका दाम हो गया, मूल्य हो गया। मूल्य और कीमत में फर्क है। कीमत जो लगाई जाती है वो कंपटीशन के आधार पर लगाई जाती है, कि जिस निसर्ग स्रोतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कुछ भी मूल्य निर्धारित न करते हुए हम कीमत निश्चित कर लेते हैं, और फिर उसमें इस शुगर फैक्ट्री की इतने रुपए में उपलब्ध है, उस शुगर फैक्ट्री की इतने रुपए में उपलब्ध है, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। लेकिन उसका उपद्रव मूल्य भी ध्यान में नहीं देना चाहिए। न्यूसेंस वैल्यू जो है, अगर उसमें से ये गंध फैलती है शुगर फैक्ट्रीज में, तो ये पर्यावरण की हानि करने वाली इस प्रकार की है। जो मलिन पानी पानी है वो वैसे ही नदी में छोड़ा जाता है, तो नदी की भी हानि इस प्रकार की होती है। तो हर फैक्ट्री को, चाहे केमिकल फैक्ट्री हो, शुगर फैक्ट्री हो, दूसरी कोई फैक्ट्री हो, उनके उत्पादन का उपद्रव मूल्य चुकाना पड़ेगा। उनको पर्यावरण की हानि जिससे हो रही है उनके प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स ऐसा कहो, या फिर उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका साइड इफेक्ट इस प्रकार से कहो, तो उनकी जिम्मेदारी उन पर होनी चाहिए कि उसको ठीक करके ही पर्यावरण में डालना है।
जब तक इस पर प्रक्रिया नहीं होगी और ये पर्यावरण को बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति होगी तभी उसको पर्यावरण में डालना है, तब तक डालना नहीं है। नहीं तो ये उपद्रव मूल्य के रूप में उनसे इकट्ठा करना है और शासन की ये जवाबदारी रहेगी कि वो इसके बारे में सजग हो जाए और उनका पैसा जो है वो उसी फैक्ट्री से लिया जाए। तो नैसर्गिक है तो उसमें छूट मिलनी चाहिए टैक्सेशन में। नैसर्गिक नहीं है और पर्यावरण की हानि कर रहे हैं इस प्रकार से, या पर्यावरण से स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसकी कीमत उसमें ऐड होनी चाहिए। उसका मूल्य जो निर्धारित किया जाता है वो एक्चुअल प्राइस इतनी है या मूल्य इसका इतना है, कीमत इतनी है। ये लोगों के बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें 4,000 लीटर पानी का प्रयोग हुआ है और इससे पर्यावरण की हानि हो रही है। तो गन्ने की खेती को कम कैसे करेंगे या नैसर्गिक खेती कैसे करेंगे, उसमें से शुगर बनाने के बजाय या ऑर्गेनिक शुगर निर्माण करेंगे या जैगरी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, तो पर्यावरण की हानि कम से कम होगी और वो गुड़ भी नेचुरल बनाएंगे, उसमें भी केमिकल्स नहीं डालेंगे। तो ये तो बातें हमारे निजी व्यवहार से, हर रोज के व्यवहार से जुड़ी हुई इस प्रकार के हैं। हम सोचते ही नहीं है, बाजार में ला जाते हैं, शक्कर लेके आते हैं, इस्तेमाल करना आरंभ कर देते हैं। बस बाकी कुछ इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो हम पर्यावरण की हानि कर रहे हैं और ये लालच के कारण हो रहा है। तो धर्म के अधीन ये होना है, पूरे विश्व का स्वास्थ्य हमारे इस करने से बिगड़ता जा रहा है और उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा इस प्रकार से। तो ये एक नमूना है इस प्रकार से देखने के लिए। और फिर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा जो हम मानते हैं वो बड़ी भूल इस प्रकार की है। अभी कल एक व्हाट्सएप में मैसेज था कि चाइना, हाँ, ने आर्थिक मंदी के कारण उनका ये कम कर दिया, अवमूल्यन, उनके चलन का अवमूल्यन कर दिया इस प्रकार से। और चाइना की आर्थिक परिस्थिति वैसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये सब कल सहन कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम डूब जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर भारत है। और वो कितने लाख करोड़ हम चाइना से वस्तु खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते दाम पे मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी है। अब हमारे लिए होना चाहिए कि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर इस प्रकार से करें और क्वालिटी भी अच्छी रखें। दाम उतना कम नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं कि चाइना के गुड्स पर टैक्स लगा देते हैं ज्यादा, ताकि वो हमारे हिसाब में ज्यादा महंगा सस्ते ना हो इस प्रकार से, या हमारा ज्यादा महंगा ना हो। फिर भी भारत में ये पोटेंशियल जरूर है क्योंकि भारत की लोक संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम स्वदेशी पर्याय ढूंढेंगे उसके लिए और जो पर्यावरण पूरक हो, तो हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं। इसमें सिर्फ ये चीज है कि हमें एडवर्टाइजिंग वगैरह के बारे में सोचना। कोका कोला कंपनी की जाहिरात आती थी, विज्ञापन आता था, हाँ, और शुरू में उनकी शुरुआत जो कारखाने की हुई, वो 1800 बोतल हर दिन बनती थी। ये फिर काफी पुरानी बात है। अब उनकी लक्षावधि बोतल्स बोतल्स हर रोज बनती है, तो कितना मुनाफा वो कमाते होंगे और कितनी पर्यावरण की हानि करते होंगे। और फिर ये अननेचुरल ड्रिंक है जिससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। सिर्फ ये कुछ तरीके से ऊर्जा बढ़ाती है ऐसा लगता है हमें, और लोगों के पास पैसे है, सस्ते दाम पर उपलब्ध है इतना बड़ा प्रोडक्शन होने के बाद, तो लोग कर रहे हैं। तो हमारा कोकम शरबत, नींबू शरबत क्या बुरा है? वो तो नेचुरल है, लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट नहीं है। उसका पैकिंग वगैरह ये सब, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सभी जो है, ये बातें अगर हम कर पाएंगे
तो पैसा भी बच जाएगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा और पर्यावरण की हानि भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोका कोला में जो पानी का प्रयोग होता रहता है वो कितना पानी उठा लेते हैं निसर्ग से। ये भी बड़ी समस्या इस प्रकार की। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर चाइना से हमें टक्कर देनी है इस प्रकार से, अब तो लोगों के बारे में मन में चाइना के विषय में बहुत द्वेष है। कोविड-19 के जरिए ये सब आरंभ हुआ और चाइना बार बार भारत पर आक्रमण भी कर रहा है, घुसखोरी कर रहा है इस प्रकार से। तो इसी चीज का फायदा उठा के हम चाइना की चीजें नहीं खरीदेंगे, इस प्रकार से करना चाहिए। हमें मोबाइल खरीदना था और फिर नेट में सर्च किया तो बहुत सारे ब्रांड चाइना की ही है। माइक्रोमैक्स एक भारत बनावट का है, लेकिन फिर भी उसकी गुणवत्ता के बारे में संदेह है। तो फिर सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, तो हमने सैमसंग से उठा लिया और कंपनी अच्छी है, माल भी अच्छा है और दाम वैसे ही है, चाइना जैसे ही। फिर भी अगर हम स्वदेशी अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो हमें वही करना चाहिए। और तभी चाइना को सबक मिलेगी। और चाइना की अर्थव्यवस्था अगर डूब जाती है तो वो इतना ज्यादा पैसा जो सैन्य के ऊपर खर्च कर रहा है वो खर्च उसको कम करना पड़ेगा। और उसमें जो दूसरों देशों को जीतने की इस प्रकार की आकांक्षाएं हैं, उसके ऊपर कुछ पाबंदी होगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये सभी का मूल कारण प्रत्यापराध, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो है वो कारण है। और उसके जरिए इस प्रकार की स्थितियां आती रहती है। तो अगर हम मानते हैं कि हम खुद उसके लिए दोषी है, हमारे सुख दुखों के लिए हम ही दोषी है, तो हम पर्यावरणवादी बनेंगे। कि नहीं, मुझे पर्यावरण की रक्षा करनी है, मैं कम से कम पर्यावरण को बिगाड़ूंगा नहीं, खुद नहीं बिगाड़ूंगा इस प्रकार से। मैं नैसर्गिक खाना ही खाऊंगा, मैं ये अभी का जो खाना है वो नहीं खाऊंगा। तो जो नैसर्गिक खेती करने वाले हैं किसान, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। मैं देसी गाय का दूध ले लूंगा तो ये पैसा हमारे ही किसानों को इस प्रकार का मिलेगा। तो इस प्रकार से सोच कर, या जहां जहां निसर्ग में अवेलेबल है, उपलब्धता है, वही मैं प्रयोग करूंगा। चाहे बाल्टी खरीदनी हो तो प्लास्टिक की बाल्टी के बजाय मैं स्टील की बाल्टी खरीदूंगा, चाहे वो महंगी हो प्रकार से। तो इन सभी चीजों में अगर हम देखना आरंभ करेंगे तो शायद परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। और इसलिए रोग के बारे में या बाकी दुखों के बारे में अगर मैं करता हूं, ऐसा मैं मानता हूं, तो फिर मैं मुझ में सुधार लाने की कोशिश करूंगा और अपने अपने तरीके से किस प्रकार से मुझे सजग होना है ये जानने की कोशिश करूंगा। तो शायद धीरे धीरे पूरे समाज में परिवर्तन आ जाएगा। साखर कारखान्याची मळी शेतात टाकल्यास जमिनीची सुपीकता वाढते, अनेक शेतकरी वापरतात। नदीत सोडण्याऐवजी कारखान्याने शेतकऱ्यांना फी द्यावी। ये इस प्रकार से बात हो सकती है। अगर हम इसके बारे में सोचना आरंभ करेंगे तो ही कुछ उसमें से निकल आएगा कि प्रदूषण कम से कम कैसे हो, किस प्रकार से। अगर यही वापस खेत में जाता है और फिर उसकी सुपीकता भी बढ़ती है तो अच्छी बात है। लेकिन गन्ने की खेती ही कितनी करनी है, कैसी करनी है, इसके बारे में भी सोचना है ये सब जाकर। अब ये गन्ना कैश क्रॉप हो गया, कपास या कॉटन ये भी कैश क्रॉप बताया जाता है, लेकिन उसमें वो बोंडाळे आने के कारण उसमें काफी नुकसान होने लगा। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास आ गई और वो भी 1-2 बरस में उसको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उसपे भी वो बोंडाळे आ गई इस प्रकार से।
तो ये जेनेटिक पहला मॉडल ऐसा है जो फेल गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड इस प्रकार। अभी वो पुराना बीज रहा ही नहीं कार्पास का, और नैसर्गिक पद्धति से अगर कार्पास की खेती करती है तो ये समस्या नहीं है। अभी सुभाष पालेकर उसके बारे में भी काम कर रहे हैं इस प्रकार से। हाफूस आंबा के बारे में, आम्र के बारे में भी यही सिलसिला है कि बगैर केमिकल पेस्टिसाइड्स आम आम का उत्पादन होगा ही नहीं, ऐसा अभी लोग मानने लगे हैं। तो मैंने कहा हजारों बरस से हम आंबा खाते आ रहे हैं, आम खाते आ रहे हैं, और पिछले 40-50 वर्षों में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हमारे हजारों बरस का अनुभव नाकाम हो गया इस प्रकार से। तो हमें फिर से उसी की तरफ मुड़ना है जो नैसर्गिक पद्धति से पहले खेती होती थी, आम की भी उसी प्रकार की खेती होनी चाहिए, और उसी प्रकार का आम का प्रचलन होना चाहिए। अभी विदेशों से ये होने लगा कि यहाँ भारत के जो उत्पादन है उसमें बहुत सारा केमिकल ज्यादा है, इस प्रकार जो टॉक्सिसिटी लेवल है उससे बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने रिफ्यूज करना आरंभ कर दिया। तो फिर यहाँ के कुछ किसान जाग उठे कि नहीं, मुझे ये सब समझ लेना चाहिए और नैसर्गिक खेती किस प्रकार से करेंगे ये सोचना चाहिए। तो हमारे सुख दुख के कर्ता हम ही हैं, और इसका मूल कारण प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध की व्याप्ति बहुत ही ज्यादा है। सर्वेषां यद् वायवादीनां वैगुण्यम् उत्पद्यते तस्य मूलम् अधर्मः, तयोर्मूलं वा असत्कर्म पूर्वकृतं तयोर्योनि प्रज्ञापराध, तस्य मूलम् असत्कर्म पूर्वकृतं तयोर्योनि प्रज्ञापराध। ये जो जनक दो सुनिए में बात कही गई है कि इसका मूल अधर्म है। वायवादीनां यद् वैगुण्यम् उत्पद्यते, तो अधर्म कैसे टाला जाए। अभी कलयुग में तो कहा जाता है कि धर्म एक ही पाद पर स्थित है, जो कृत युग में 4 पांवों पर स्थिर था, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2, और कलि युग में तो एक ही पाद शेष है। तो वो कैसा बैलेंस कर पाएगा। तो क्रमेण अनेन धर्मपाद नष्ट होता जाता है इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से इसका सामना करेंगे, और ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है। ये अगर हम मानेंगे तभी इसमें से बाहर आने की कोशिश करेंगे। और हर बात के लिए दूसरों को कोसना, दूसरों को दोष देना, ये बंद करें। इसमें सबसे अहम मुद्दा है कि आत्मा नैव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः, अपने सुख और दुख के कर्ता हम ही है, ये बात पक्की समझ में लेनी है। हाँ। और ये अगर मानते हैं कि मेरे दुख का कर्ता मैं ही हूँ, तो मैं मुझ में सुधार लाने की कोशिश करूँ। जब तक हमारा अहंकार जागृत है और हम कह रहे हैं नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं, मेरी कुछ गलती नहीं है, हाँ, मुझे सुधरने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, तो ये सब अहंकार की वजह से हो रहा है इस प्रकार से। और सात्विक अहंकार भी होता है, तामस होता ही है, लेकिन सात्विक अहंकार भी होता है इस प्रकार से। तो इसके बारे में हमें सजग होना है। और फिर ये तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नत्र से, कि श्रेयस्कर मार्ग जो है, कल्याण का जो मार्ग है, उसका अवलंब करे, त्रस्तत्व न करे। त्रागा जो बोला जाता है, इरिटेबिलिटी, यह भी बहुत कॉमन है कि किसी भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, और जो रिएक्शन देना वो बहुत इरिटेटेड रिएक्शन देते हैं। एक बार किसी से इरिटेशन हो गया तो दूसरे भाई आदमी क्रुद्ध हो जाता है, वो भी इरिटेटली बात करना लगता है, और फिर संवाद ही नहीं हो। जिसका आसानी से हल निकल सकता है उस बात बारे में भी आसानी से हल निकलने की बात ही छोड़ो, ये बहुत जल्प वितंडा इस प्रकार का होता रहता है, और कार्य का नाश होता है। तो अगर हम कल्याण के मार्ग का अवलंब करेंगे, ये त्रागा करना छोड़ देंगे कि किसी भी स्थिति में इरिटेट नहीं होना, ये अगर निश्चय कर लेंगे,
तो शांति से समस्या क्या है ये समझ लेंगे, समस्या का मूल उपाय क्या है ये समझ, और फिर अगर उस मार्ग पर हम मार्गक्रमण करेंगे तो समस्या सुलझती जाएगी, समस्या आगे निर्माण नहीं होगी, शांति होगी, समाधान होगा, सुख होगा। और ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि पैसा आता है तो सुख हमें मिलता है। ये बात सही नहीं है। पैसों के द्वारा सुख के साधन खरीदे जा सकते, सुख नहीं खरीदा जा सकता। चाहे हम कार खरीदे, चाहे एसी खरीदे, चाहे और कुछ करें, ऊंचा सामान लाए वगैरह, नो डाउट ये सब सुख के साधन है, उसमें संदेह नहीं, लेकिन फिर भी सुख आंतरिक ही है। ये सब होने के बावजूद अगर मन में सुख शांति समाधान नहीं है तो ये सभी सुख देने वाली नहीं है। और ये न होते हुए भी अगर आंतरिक शांति है, पैसा नहीं है, फिर भी आंतरिक शांति है, तो समाधान सुख इस प्रकार का है। अलेक्जेंडर और शायद ये तत्ववेत्ता अरिस्टोटल या इसकी कुछ कथा बताई जाती है कि अलेक्जेंडर को बड़ा गर्व था कि मेरे पास इतनी संपत्ति है वगैरह इस प्रकार से। तो उसको अरिस्टोटल को मिलने के लिए गया था, उनको पूछा तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ मैं दे दूंगा। तो उसने कहा कि आप थोड़ा दूर हो जाइए, मैं धूप खाने के लिए बैठा हूँ, आपके जरिए धूप ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। तो अलेक्जेंडर मन में ही परास्त हो गया कि मैं बड़ा अहंकार लेके आया था और इन्होंने तो पूरा अहंकार को ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार से मैं क्या देने वाला हूँ इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सुख शांति समाधान ये आंतरिक भाव है। जब हम कहते हैं कि हम दुखी है क्योंकि मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये मुझे मिल गया जो मुझे मिलना नहीं चाहिए था वगैरह, तो उसमें इष्ट से अलावा जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, और लाभाचा अनिष्ट से, और अनिष्ट चीज प्राप्त होगी इसलिए मुझे दुख हो रहा है इस प्रकार से। तो उसके मूल में झांकना इस प्रकार का जरूरी होगा। सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम, जो भी चीज अपने पर निर्भर है वो सुख है। ये बहुत ही अच्छी व्याख्या है सुख और दुख। सर्वम परवशम दुखम, जो जो दूसरे के अधीन है वो दुख है। अगर मुझे मेरे पास कार होगी तो मुझे सुख होगा, तो सुख कार सुख का विषय है, लेकिन फिर भी वो परवश होने के कारण अंत में दुख ही है, क्योंकि कार नहीं होगी तो दुख दुख होगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से आत्मा तो हमारे ही अंदर स्थित है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, और उसमें हम हर झांकेंगे तो हमें सुख मिलेगा ही। आत्मस्थ मन से स्थिर है ये अवस्था अगर प्राप्त हो जाती है तो आनंद की अनुभूति होनी ही है। यहाँ जैसे संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताते हैं कि शुरू में कुछ आलंबन होता है, बाद में आलंबन के बिना भी होता है, और फिर सानंद या सास्मित संप्रज्ञात समाधि, और फिर केवल उसका अनुभव रहना इस प्रकार से। तो ये सास्मित जो है उसमें आनंद का अनुभव लेना है आत्मा के इस प्रकार से। और एक मुक्त योगी बात कहते हैं कि जो अपने ही आनंद में मशगूल रहते हैं उन्हें ना देह की चिंता होती है, ना किसी वस्तु की चिंता होती है इस प्रकार से। तो ये बात सही है इस सभी के बारे में कि आप सुख जो है वो आंतरिक ही है, अपने ही अधीन होना है, और जो दूसरों पर अधीन है वो दुख है, परवश जो है वो दुख है इस प्रकार की। फिर भी मैं ऐसा नहीं मानता कि जो छोटे छोटे अच्छे सुख है उनको लेना ही नहीं। ज्यादातर हमें ऐसा करना है कि दुख तो लेना नहीं है। कोलटकर सर कहा करते थे कि घटना घटना होती है, सुख लेना है या दुख लेना है आप पर निर्भर है।
और अगर सुख नहीं ले पाते हो तो दुख तो कम से कम मत लो, तटस्थ रहो। लेकिन ये भी बात नहीं होती है, हमें दुख होता है इस प्रकार से। अब ये वास्तव में लाना काफी मुश्किल है इस प्रकार से। जब कोलटकर सर का खुद का देहांत हो गया, घटना ही है, लेकिन दुख नहीं लेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। सुख तो होने की बात ही नहीं है, लेकिन तटस्थ भी नहीं रह सकते कि आत्मा अमर है वगैरह वगैरह। तो दुख तो होगा ही, समय ही उसका एकमात्र उपाय है कि धीरे धीरे दुख कम होगा। और फिर बाद में हम पॉजिटिवली सोचेंगे कि क्या करना चाहिए मुझे। तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि कम से कम उनके आरब्ध जो स्कंद कोश का कार्य है वो मैं किसी भी हालत में पूरा करूँ। तो यही मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि इस प्रकार। तो घटना से हमें क्या सीखना है, ये एक अलग अलग मुद्दा इस प्रकार का होता है। चाहे कितनी भी दुखदायक इस प्रकार की घटना हो, तो भी उससे कैसे उभर आना है और उसमें से पॉजिटिव क्या निकालना। मैं सुख की बात नहीं करूंगा, लेकिन पॉजिटिव की तो बात हो सकती है कि क्या कर सकते हैं। दुख में रहने से दो तरीके का असर होता है। एक तो हम इनएक्टिव हो जाते हैं दुख के जरिए, कि नहीं कुछ करना है, कुछ होता ही नहीं है वगैरह, इस तरह निगेटिविटी होता है। और फिर हमारे सामने रास्ते ही नहीं आते, क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई सुझाव ही नहीं होता। और ये निगेटिव थिंकिंग के जरिए प्रतिदिन परिस्थिति बिगड़ती जाती है, क्योंकि हम करेंगे नहीं। जो परिस्थिति बिगड़ रही है उसको संवरने का कोई सवाल ही नहीं है। और फिर ज्यादा दुख होने लगा तो एक विशेष सर्कल बन जाता है। अगर हम पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम कम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कैंसर के मरीज आते रहते हैं, अंतिम अवस्था में आते हैं, और फिर भी उनकी अपेक्षा रहती है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए कैंसर से इस प्रकार से। तो मैं कहता हूँ ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले ट्राई करें। वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर रहेगा। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है तो उस प्रोलॉन्गेशन की बात करेंगे, वो उसको बढ़ाएंगे कैसे इस प्रकार से। और फिर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स अगर हम रिव्यू करते हैं कि ठीक है अभी ये पॉसिबल है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, और फिर ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करेंगे, तो वो भी ठीक है। अभी के हालात में इसी प्रकार से दुखपूर्ण मृत्यु आना इससे बेहतर है कि कम से कम दुख तो कम हो जाए, वेदना जो है वो तो कम हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए। बेडिडन है, घूमने फिरने इस प्रकार से लगेंगे, तो ये भी काफी अच्छा है इस प्रकार से। तो अभी के स्थिति हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये मिलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो इन बातों को छोड़ना है। अभी मेरे पास क्या है उसके जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, और चाहे मेरी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी लेकिन कुछ हद तक तो सुलझन हो जाएगी इसमें। तो इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये विशेष सर्कल जो है रिवर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे उसका असर इस प्रकार का होगा, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, और पॉजिटिविटी के जरिए अच्छे मार्ग सामने आ जाएंगे। और ये बहुत लोगों का इस प्रकार का अनुभव रहा है कि ऐसी हालात में किसी ने सलाह दे दी, किसी ने मदद दे दी, और वो उसके से उभर आए। विकोवजरदंती के पेंढरकर की आत्मकथा है, तो फिर बताले सांगा थी इस प्रकार से। रतन टाटा की भी किताब है इस प्रकार। तो किन अवस्थाओं से उन्हें गुजरना पड़ा, और फिर वो कैसे उसमें से उभरे, किस प्रकार से उन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग किया, और फिर कैसे उसमें से बाहर आए।
ये काफी स्फूर्तिदायक इस प्रकार की स्थिति है। शिवाजी महाराज का खुद का चरित्र भी इसी प्रकार का स्फूर्तिदायक। बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल स्थिति बनवाना ये आसान काम नहीं है, और इस प्रकार के लोगों को जोड़ना ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। वही स्थिति अभी आयुर्वेद में है। पोलटकर सर ने जब परिस्थिति देखी कि कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, कोई आयुर्वेद भली भांति सीख ही नहीं रहा, संस्कृत के बारे में दुर्लक्ष हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने खुद तो मूल ग्रंथ पढ़ना, टीका पढ़ना आरंभ किया, लोगों को सिखाना आरंभ किया, खुद आयुर्वेद की प्रैक्टिस की, और फिर अभी का परिवर्तन आया। हाँ, अगर उस जमाने में वो नहीं सोचते कि इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे इसके बारे में, तो आज का हमारे ये पठन भी नहीं होता। हम बाकी लोगों की तरह जनरल प्रैक्टिशनर बन जाता है एलोपैथी के। यही सिलसिला बरसों से एलोपैथी आयुर्वेद बीएमएस कोर्स के बारे में चलता आ रहा है। अभी काफी मात्रा में उसकी परिवर्तन आ गया, लेकिन ये क्यों आया? किसी व्यक्ति ने पॉजिटिवली उसके बारे में सोचा, सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचा कि क्या कर सकते हैं, अभी के हालत में क्या कर सकते हैं, और इस सुख दुख के कर्ता हम ही है, हमें ही सुधरना है। अब तो ग्लोबल लेवल पर भी हमें सोचना है कि सिर्फ इस देश के स्तर पर या महाराष्ट्र के स्तर पर नहीं सोचना है, ग्लोबल स्तर पर सोचना है। मैंने जो प्रातिपदिक कोष का काम आरंभ किया, तो मेरी संकल्पना भी बहुत व्यापक विशाल इस प्रकार की है कि केवल महाराष्ट्रियन लोगों के लिए तो मुझे काम नहीं करना है, केवल पुणे के लोगों के लिए काम करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पूरे देश या पूरे विश्व के लिए मुझे काम करना है, सभी लोगों का स्वास्थ्य सुधर जाए इसलिए काम करना है। बिगाड़ने वाले जो जो हेतु है उनको दूर करना है, उसके बारे में समाज में जागृति लाना, ये भी एक अहम मुद्दा है। इसलिए पर्यावरण वगैरह के बारे में सोचना है, इसलिए नैसर्गिक खेती के बारे में सोचना है। तो ये अगर हम भली भांति समझेंगे तो शायद ये बात स्पष्ट होगी कि हम इसके करता है, हमारे सुख दुख को हम ही करता है, और हमें दुख नहीं चाहिए और सुख चाहिए, तो उस दिशा में हमें कदम रखने पड़ेंगे। तभी ये मुनासिब होगा, नहीं तो हम ऐसे ही दुखों को झेलते रहेंगे, सहन करते रहेंगे। तो इसमें से बाहर निकलना है, ये एक अहम मुद्दा इसके बारे में। तो इसमें त्रस्तत्व नहीं होना चाहिए, प्रतिपद्येत न त्रस्त। मैंने एक काव्य लिखा था, प्रथम सुख जीवनम सुखकरम भवेत् साम्प्रतम इदं हि बहुचिन्तितं सुमनसा विषादन्तरम् तथापि गतवान् अहं तदन्ति स्वभावो मया ध्रुवं विवेकपीडनात् अवगतो विजाता। कि सुख कैसे मिले और दुख से मुक्ति कैसे मिले, इसके बारे में मैं सोचता रहा, तो मुझे पता चला कि स्वभाव ये इसका मूल कारण है। अहम खलु सुखी इति चिन्तयति यो नरः सन्ततं सुखं स लभते सदा नयति दोष मार्गम परम। मैं सुखी हूँ इस प्रकार से जो आदमी सोचता है उसको सुख मिलता है, और वो दूसरों को भी सुख के मार्ग पर लेके जाता है। परंतु यद कारणं भवति दुःखतत्त्वो यदा परानपि स पापयन् नयति शोकमार्गम्। लेकिन अगर वो दुख तत्व हो जाता है अकारण इस प्रकार से, तो वो खुद तो दुखी होता ही है, लोगों को भी दुखी बना। सुखम ही असुखम मिश्रितम लभते नरस्तंततम विनैव मनुपीडनात् अधिकतम सुखम तेने। सुख जो मिलता है वो दुख के साथ ही मिलता है, बिना दुख के सुख किसको प्राप्त हुआ है? ये इसमें एक श्लोक है, मधुबिन मथना यस्ते राय विश्व की बाहुबली, पंचतंत्र में ही आया है ये श्लोक। क्लेशस्य अंगमदत्वा सुखमेव सुखानि नेह लभते। अंग को बिल्कुल पीड़ा न हो इस प्रकार से सुख नहीं प्राप्त होता। मधुपिन मथना यस्ते ही आश्लिष्यति बाहुबली लक्ष्मी। मधुपिन जो विष्णु है वो मथनायस्त, मंथन करने से जिसको श्रम हुए हैं उस प्रकार के बाहुओं से लक्ष्मी को आलिंगन देता है, इस प्रकार से।
तो विनयवनुपीडना रहते अधिकतम सुखम ते अतः खलु शिवां ध्रुवं पदवी नयन सौ सदा त्रसित नचना भवे बहु खलु सुखी चिरंते। इसलिए कल्याण के मार्ग का अवलंबन करें। अतः खलु शिवां ध्रुवं पदवी नयन सोम सदा शिवा जो है पदवी मार्ग कल्याण का मार्ग है, उसमें हमें सातत्य से लेके जाना है। तसे तो नचना भवे फलश्रुति चिरन, और त्रागा मत करे, त्रस्तत्व मत करे, मुझे ये पसंद नहीं है, ये जिससे मुझे दुख रहा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें नहीं करनी। हमें जो मिला है उसमें हमें संतोष होना चाहिए। अच्छा मिलने के लिए हम प्रयास करेंगे, सुख के लिए प्रयास करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो भी मिला है वो भी संतोष से लेना है इस प्रकार से। और इसका मूल अहंकार है कि मैं करने वाला हूं। ये जो चीज बताई जाती है तो ये नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। कर्ता कर्ता परमेश्वर है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं, इस प्रकार की अगर स्थिति मन में रहेगी तो फिर ये विचार नहीं आएंगे कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा वगैरह इस प्रकार से। प्रमोद कुलकर्णी ने एक बार कहा था कि उनके पिता कुछ भी बनियन वगैरह भी लाएंगे तो पहले परमेश्वर के सामने रखते थे, तुम्हारी कृपा से मुझे मिला है, और फिर पहन। तो ये बड़ा विचार है इसके पीछे। जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो उसकी आशीर्वाद से मिल रहा है। तो मुझ पर अगर कर्तृत्व नहीं है इस प्रकार का तो भी शांति होगी, और नहीं तो मुझे कर्ता समझना चाहिए। और फिर इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। मुझे कर्ता समझना चाहिए और मुझे अपने जो भूले हैं, हमारी जो गलतियां हैं उससे संवरना चाहिए। तो फिर ये बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि श्रेयस्कर मार्ग का अवलंब करे, और जो इरिटेबिलिटी त्रस्तत्व ये जो है वो टाले। दैवादीनाम अपचित हितानां चोपसेवनम त्यज्यतेभ्यो विरुद्धश्च सर्वम आयतमान। कि देव वगैरह की पूजा अर्चा, हित सेवन करना और उनको विरोध करना, ये सर्वम अब आयतमान, ये सब हमारे ही ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से पूजा अर्चा करना, हित सेवन करना, ये करना है या नहीं करना है, और अहित का सेवन करना है, ये सभी मुझ पर निर्भर है। उसी के कारण सुख दुख निर्माण होने वाले इस प्रकार के हैं। तो हम ही करता है इस प्रकार से समझना। तत्र श्लोकः संख्या निमित्तं प्रागुक्तं दक्षिणं साध्यतानि च उन्मादानां दिनानि क्रियासूत्रं च भाषते। तो इस प्रकार से सभी के बारे में उनके यहाँ जानकारी दी गई है। अब ये सब मुद्दे उन्माद निदान में क्यों आए? एक अधिकरण तंत्र युक्ति होती है कि किस अधिकरण में क्या कहना है। तो शायद मैं मानता हूँ कि इसमें जो तत्व ज्ञान का विषय है वो बढ़िया है, और उन्माद यही अच्छा रोग होगा कि हाँ, ये बताने की कोशिश करना उचित इस प्रकार का रहेगा। अब इस सिलसिले में सोहन पाठक करके मेरा एक छात्र औरंगाबाद में है, और वो मानस साइकोलॉजी में उसने एमए कर लिया है, और उसका कहना है कि वो मन के बारे में कुछ लेक्चर देना चाहता है। तो उन्माद के सिलसिले में अच्छा रहेगा, मैं उससे एक बार बात कर लूंगा। हफ्ते में एक लेक्चर उसका आयोजित करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी समय पे। और
फिर उसको 6-7 लेक्चर्स लेने हैं, ऐसा कुछ कहना है उसका। उसके बारे में बात करेंगे। मुझे भी साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या करते हैं ये थोड़ा पता चलेगा। तो इति अग्निवेश कुरुते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति विधान स्थान विमान विधान सप्तमोध्याय। अष्टम अध्याय जो अपस्मार का है, अष्टमोध्याय अथातो अपस्मार निदानं व्याख्यास्यमः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। यह खलु चत्वारो उपस्मारा भवन्ति नातिसंधिपातनिमित्ताः। तो इसमें आगंतुका नहीं है, वात पित्त कफ और संधिपात इतनी 4 भेद है। तो इसके बारे में कल आरंभ करेंगे। श्रावण मास आरंभ हो गया है, ये भी अच्छी बात इस प्रकार की। तो कल इसके बारे में कहेंगे और मैं सोहन पाठक से बात करके मानस विकारों के बारे में या अभी जो काउंसलिंग की बहुत सारी जरूरत पड़ती है या दवाइयों में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में वो बता पाएगा। शायद गुरुवार शुक्रवार शनिवार में एडजस्ट नहीं पे करेंगे। मंगल बुध सोम मंगल बुध चर करते वैसे ही करता हूँ। तो ये अच्छी चीज इस प्रकार की है। तो ठीक है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिमं वैद्यवर्गो हिमम्। ओम 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 शांति शांति शांति। विरम्यते।